हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे और आपने जो 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो एक तरीके से रिवीजन लेक्चर हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। एक तो हो गया ट्राइगोनो और एक हो गया मेट्री, ठीक है। तो पता होगा आप सब लोगों को मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और ट्राइगो या ट्राइगोनो का मतलब होता है ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, इट्स अ स्टडी इन मैथमेटिक्स which deals with measurements of sides slash angles of a triangle, ठीक है। ट्राइंगल को हम ऐसे ट्राइंगल बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो क्या हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या हो गया, ट्राइंगल की मेजरमेंट हमें करनी है, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं और इसी के लिए ये वाला जो फील्ड है वो मैथमेटिक्स में आया। तो इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद मेजरमेंट ऑफ साइड्स स्लैश एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। जैसे मान लो आपने हाइट एंड डिस्टेंसेस में पढ़ा होगा कि भाई आप हाइट ऑफ अ टावर निकाल रहे हो, लेंथ ऑफ अ शेडो निकाल रहे हो, ठीक है। फिर अगर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, मान लो हमें पिलर्स बनाने हैं या कुछ भी बिल्डिंग बनानी है, तो उसमें भी अगर कुछ इंक्लाइंड सर्फेसेज हैं तो वहाँ पे एंगल्स वगैरह की से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशंस आती हैं वो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होती हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं मतलब स्काई में, और जो शिप्स होते हैं इनके नेविगेशन में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो अब जो हमें 11th-12th में पढ़ना है हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जैसे 10th में क्या किया होगा, सबसे पहले आपने 10th में राइट एंगल ट्राइंगल से शुरुआत की होगी, ठीक है। तो मान लो अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका ये एंगल थीटा है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसी के साथ जो पैरेलल साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो सबसे बड़ी साइड होती है मतलब 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो अगर इससे अब हम डिफाइन करते हैं तो हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करते थे, उनको हम टी रेशियोज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या डिफाइन करते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कौन कौन सी होती थी, एक होती थी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ऑपोजिट साइड थीटा के रिस्पेक्ट में डिफाइन की जाती है, जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। टैन थीटा की क्या डेफिनेशन होती थी, टैन थीटा की डेफिनेशन होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। क्लियर हो गया, ठीक है। ये तो सबको आता ही ऑलरेडी, ठीक है। ऐसे ही आते हैं। फिर हम डिफाइन करते थे कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो हम लिखेंगे उसको 1/sin थीटा। तो वो किसके बराबर बन जाएगा, h/p, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। अच्छा, एक और टर्म डिफाइन करते हैं सीकेंट थीटा, जिसकी डेफिनेशन होती है 1/cos थीटा। तो ये किसके बराबर आ जाता है, h/b के बराबर आ जाता है। फिर हम डिफाइन करते हैं कॉट थीटा विच इज़ 1/tan थीटा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, b/p। इतना मेरे को लगता है सबको पता होगा, ठीक है। इतना तो सबको क्लियर है कि अगर हमने इसको थीटा माना है तो इसके जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। उसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो बेस होगा, और जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगी। मान लो आपने ये ट्राइंगल ले लिया और इसमें आपने अल्फा ये ले लिया है, ये वाला एंगल अल्फा ले लिया आपने, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को अगर आप अल्फा ले रहे हो तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इसका अपोजिट साइड होगा, तो इसको आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा। इसके जो साथ में जो इसको एंगल को बनाने में जो साइड हेल्प कर रही है उसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड है उसको क्या मानेंगे, हाइपोटेन्यूज मानेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन अल्फा की वैल्यू निकालो, तो साइन अल्फा आपका किसके बराबर आएगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। समझ आ गया सबको। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई कॉस अल्फा निकालो, तो वो किसके बराबर आएगा, b/h आएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी एंगल है उसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। उसके साथ में जो साइड उसको कंटेन कर रही है, जिसके कारण वो एंगल बन रहा है, उसको उसकी एडजेसेंट साइड या बेस बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को। अब हम एक बार पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे,
ठीक है, तो मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट ए, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है कि हाइपोटेन्यूज का जो होल स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, जो उसकी दूसरी दो साइड्स हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। इसको प्रूव करके देखते हैं, ये आपने 10th में क्या होगा प्रूव इसका ना, क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिमिलैरिटी से इसका प्रूव होता है। तो ये हम मान लेते हैं ये पॉइंट हमारे पास डी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें हमने एक ए डी ऑल्टीट्यूड कंस्ट्रक्ट कर दिया जो ए से बी सी के ऊपर गिराया जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास एंगल बी है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल बी डी ए ले लिया, इसमें एंगल बी है, ठीक है। ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। इन ट्राइंगल बी डी ए एंड ट्राइंगल बी ए सी हमारे पास एंगल बी दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। और एंगल डी जो है बी डी ए में वो यहाँ पर एंगल ए के बराबर हो गया बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ से हमें क्या समझ आ गया कि ट्राइंगल बी डी ए जो है दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये कौन सी सिमिलैरिटी हो गई, ए सिमिलैरिटी हो गई। तो अगर ए सिमिलैरिटी हो गई तो अब यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, अब कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो इसकी साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो बी डी अगर मैं लिख रहा हूँ इस तरफ डिवाइडेड बाय बी डी लिख रहा हूँ और मैं बी ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं बी डी लिखूँगा तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड टर्म उठाई है, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास बी आ जाएगा। जब मैं बी ए लिख रहा हूँ तो फर्स्ट और थर्ड उठाया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन आ जाएगा ए बी होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ठीक है। ये तो हमारे पास एक फर्स्ट रिलेशन हो गया जिसमें हमने क्या किया, एक छोटा ट्राइंगल ले लिया बी डी ए और एक बड़ा ट्राइंगल ले लिया। नेक्स्ट हम ऐसे कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कंसिडर करो आप सी डी ए, ठीक है। ये एंगल हम कॉमन करेंगे, तो इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल सी ए बी, ठीक है। देखो सी डी ए में डी 90 है और सी ए बी में ए 90 है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी हो गया क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए हो गया क्योंकि दोनों क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, ठीक है। तो ये फिर अगेन क्या हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ए बी हो जाएगा, किससे, अगेन ए सिमिलैरिटी से हो जाएगा, ठीक है। तो ए सिमिलैरिटी से ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, सेम उसी तरीके से हम रिलेशन निकालेंगे। तो एक मैं लिखूंगा यहाँ पर सी ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी ए चाहिए मुझे एक तो, ठीक है, क्योंकि ए सी उसमें आएगा, इन्वॉल्व होगा, ठीक है। और मेरे को यहाँ पर सी डी चाहिए, ठीक है। तो सी ए मैंने कौन सा उठाया, फर्स्ट थर्ड उठाया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बी आ जाएगा। सी डी में फर्स्ट सेकंड उठाया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आ गया हमारे पास। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, अब इसको हम सेकंड रिलेशन मान लेते हैं अपना और ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी प्लस बी सी इंटू सी डी, ठीक है। तो बी सी कॉमन आ जाएगा इस तरफ से और बी डी प्लस सी डी देखो किसके बराबर है, बी डी प्लस सी डी इज़ बी सी अगेन। तो ये भी आपके पास बी डी प्लस सी डी जो है वो बी सी ही बन जाएगा, तो ये बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, बी सी स्क्वायर के बराबर हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। तो अगर मैं ए बी को कुछ मान लेते हैं, जैसे स्मॉल सी मान लेते हैं, ए सी को हम स्मॉल बी मान लेते हैं और बी सी को हम हाइपोटेन्यूज एच मान लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम क्यों डिराइव करवाई, अभी आपको समझ आने वाला है ये वाली बात भी। अब हम 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं उनको प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि साइन थीटा हमने कैसे डिफाइन किया था, ये तो सब जान गए। साइन थीटा इज पी बाई एच, ठीक है। कॉस थीटा किसके बराबर था, बी बाई एच, और टैन थीटा किसके बराबर था, पी बाई बी। और इनके रेसिप्रोकल भी आप जानते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, ठीक है। तो अच्छा, अब पाइथागोरस थ्योरम ने क्या स्टेट कर दिया
पी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर, ये भी क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डिवाइड बोथ द साइड्स विद एच स्केयर। तो अब इस स्टेटमेंट को, जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है, इसको डिवाइड बोथ साइड्स बाय एच स्केयर, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा अपने को मिल जाएगा पी स्केयर बाय एच स्केयर प्लस बी स्केयर बाय एच स्केयर इज इक्वल टू 1। अब पी बाय एच क्या था अपना, पी बाय एच क्या था, साइन थीटा, तो ये स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ साइन स्केयर थीटा। बी बाय एच किसके बराबर था, कॉस थीटा, तो कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी बन गई, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब एक और देखो, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, पी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एच स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, ये भी समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, b को मैं उस तरफ ले गया, ठीक है, और साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, तो एच स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। अब डिवाइड हम कर देते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पी स्केयर, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, h बाई पी का होल स्केयर माइनस बी बाई पी का होल स्केयर इज इक्वल टू 1। अब h बाई पी क्या था, p बाई एच आपका साइन थीटा है, तो कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा, h बाई पी के बराबर होगा। सीकेंट थीटा किसके बराबर होगा, h बाई बी के बराबर होगा। कॉट थीटा किसके बराबर होगा, b बाई पी के बराबर होगा। तो h बाई पी आपका किसके बराबर आ गया, कोसिकेंट थीटा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, कोसिकेंट स्केयर थीटा। b बाई पी किसके बराबर आ गया, कॉट स्केयर थीटा, तो कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये आपकी सेकंड आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। दोबारा से आते हैं, पी स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर, ये हमारी क्या हो गई, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, जब पी स्केयर प्लस बी स्केयर इक्वल टू एच स्केयर है, अब आपने पी स्केयर से डिवाइड किया था, अब आप क्या करो, बी स्केयर से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्केयर। तो ये टर्म क्या बन जाएगी, p बाय बी का होल स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू h बाई बी का होल स्केयर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h बाई बी का होल स्केयर माइनस p बाई बी का होल स्केयर इज इक्वल टू 1। तो अब h बाई बी हमारा क्या है, h बाई बी हमारे पास है सीकेंट, तो ये अब क्या बन जाएगी कंडीशन, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा, p बाई बी भी क्योंकि टैन थीटा है, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ आ गया, तीन आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या आइडेंटिटीज़ हैं, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सीकेंट स्केयर थीटा माइनस टैन स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, कोसिकेंट स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे पास ये तीन आइडेंटिटीज़ हो गई। आइडेंटिटी कहने का मतलब होता है ऐसी स्टेटमेंट जो हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए डिफाइंड हो और हर एक वैल्यू ऑफ थीटा के लिए एग्जिस्ट करे। जो स्टेटमेंट जैसे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो ये थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना है कि वो डिफाइन जरूर होना चाहिए, जैसे सीकेंट्स के थीटा माइनस टैंस के थीटा, ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर वैलिड नहीं है। तो जो भी उनका डोमेन है ये अपने डोमेन पर हमेशा एप्लीकेबल हैं। तो ये ऐसी स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटीज़, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। पहला प्रॉब्लम देखते हैं, वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा रेश टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेश टू द पावर 6 माइनस 3 साइन थीटा रेश टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेश टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल्स, ठीक है। तो हो सकता है कुछ लोग आप में से जानते हो साइन थीटा रेश टू द पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेश टू द पावर 6 की क्या वैल्यू होती है। जिसको नहीं पता है, ये वाली वैल्यू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा के बराबर होती है, ठीक है। मैं अभी इसको डिराइव भी कर देता हूँ। तो इसको डिराइव करने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ब्रैकेट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ए प्लस बी के होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, क्योंकि प्लस 3ab तो इस तरफ आना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, बन गई बात। तो साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये टर्म तो हमारी 1 बन गई, माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली टर्म भी क्या बन गई, 1 बन गई। तो ये साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा वाला टर्म हमारे पास क्या है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये याद रख सकते हो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होती है। अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक बार डिराइव कर देते हैं आपके लिए। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये 1 ऐसे लिख लेते हैं इसको पहले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी आना चाहिए था, तो माइनस वो यहाँ पर इस तरफ करना पड़ेगा ताकि हमारी दोनों साइड मैच कर जाएं। साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज़ 1 और ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी -2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करके जो हमारे को फाइनल टर्म निकालनी है वो निकालते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, तो क्या लिख देंगे 1 - 3 साइंस के थीटा कॉस के थीटा। ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 था, तो आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 ऐड हो रहा था इस टर्म में। ठीक है, तो ये टर्म क्या बन जाएगी 2 - 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, -3 + 6 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, +1, तो 2 + 1 3 - 3 0, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो ही रही है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 12 प्लस 3 कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 10 प्लस 3 कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। ठीक है, चलो इसको कैसे, अब ये जो गिवन कंडीशन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा मेरा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। ये तो समझ गए। अब जो रिक्वायर्ड टर्म है उसको से आई मान लेते हैं। आई में से अगर आप देखोगे तो कॉस 6 थीटा हमारे पास कॉमन आ रहा है। जैसे हम कॉस 6 थीटा कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या टर्म बन जाएगी, कॉस 6 थीटा प्लस 3 कॉस 4 थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 6 थीटा की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब जो cos 6 थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cos, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर है, तो cos 6 थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, sin क्यूब थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर cos स्क्वायर थीटा जो है उसको लिख सकते हो sin थीटा, तो ये टर्म बन जाएगा sin क्यूब थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा प्लस 1, ये टर्म बन जाएगी। समझ आ रहा है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो ये टर्म बन रही है साइन क्यूब थीटा टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब पता है ए क्यूब, तो साइन क्यूब थीटा प्लस 1 क्यूब 1 है, प्लस 3 साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1, ये दोनों टर्म आ जाएंगे जो बीच वाली टर्म्स है। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये टर्म बन जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यूब। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा किसके बराबर है हमारे पास, 1 के बराबर है। ठीक है, तो इस ये गिवन है ना, ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा 1, तो 1 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 1, तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इवेल्युएट tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा, जब भी सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा वाली टर्म्स आती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम सीकेंड्स के थीटा माइनस टैंस के थीटा इक्वल टू 1 को किसी तरीके से यूज़ कर पाएँ। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक करता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, और जो -1 है उसको मैं लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये टर्म एज इट इज़ पड़ी हुई है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप देखो न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में एक फैक्टर कॉमन है विच इज़ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा, तो हो जाएगा माइनस सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डिनोमिनेटर में ये टर्म हमारे पास बैठी हुई है टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, और साथ में हमारे पास इस तरफ क्या बैठा हुआ है मल्टीप्लिकेशन में कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, तो ये वाली दोनों टर्म हमारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी।
ठीक है, क्योंकि tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 के बराबर है। सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। ये बन रहा है 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा और ये टर्म बन रहा है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो कैंसिल आउट करके हमारे पास आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का भी आंसर हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr। ठीक है, तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा इस इक्वेशन के अगर रूट हैं तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा सम ऑफ रूट्स हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, माइनस क्यू बाई पी के बराबर आएगा, जानते होंगे आप लोग। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, आर बाई पी के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर आप देखेंगे आपको इस रिलेशन में अल्फा एलिमिनेट हो रखा है तो अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो अल्फा कैसे एलिमिनेट हो जाएगा, अगर मैं लिखता हूँ साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर तो ये वाली वैल्यू मेरी किसके बराबर आएगी, 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये भी बात समझते हैं सब लोग। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2r बाई पी। अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, कुछ कंडीशन गिवन नहीं है तो हम एलसीएम ले सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2rp। तो यही वाली वैल्यू निकालने को बोला हुआ उसने, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pr इज 0। सो 0 इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर हो गया, सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज 5 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बस इसमें अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे sin थीटा कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे cos थीटा कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे cos थीटा कोफिशिएंट 5 है, यहाँ sin थीटा कोफिशिएंट 5 है। ठीक है, और साइन चेंज हो रखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें निकालनी है इस वाली वैल्यू को हम t मान लेते हैं। ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको हमने क्या कर लिया, t मान लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, SBS एंड ऐड, स्केयरिंग बोथ साइड्स एंड ऐड करिए आप इसको। ठीक है, तो क्या होगा, पहली टर्म का अगर स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 3 जा 6 5 जा 30 sin थीटा cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 25। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का स्केयरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो क्या आएगा, 25 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 3 जा 6 5 30 साइन थीटा कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू टी स्क्वायर। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, 34 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 34 कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, 0 बन जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस टी स्क्वायर। अब क्या समझ आ गया, आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 34 माइनस 25 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। तो हमें t ही निकालना था, क्योंकि जो निकालना था उसको हमने एज्यूम कर लिया था। तो आंसर इस प्रॉब्लम का क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 3। प्लस 3 भी हो सकता है और माइनस 3 भी हो सकता है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ है, अगर सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा 3/2 है, वी हैव टू फाइंड सीकेंड थीटा कॉमा टैन थीटा कॉमा साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। और इसके साथ एक चीज़ और गिवन है कि जो थीटा है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहने से बस हमें ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाएगा कि जो सारी टी रेशियोज आएंगी वो पॉजिटिव होंगी। जिसको ये नहीं पता है वो आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें पता चल जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे टी रेशियोज जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो ये जितनी भी आउटपुट्स आएंगी ये क्या आएंगी, हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, 3/2 के बराबर हो गया। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा जो होगा, ऐसे लिख लेते हैं इसको, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने बस इसको फैक्टराइज ही किया है। सीकेंड के थीटा माइनस टैन के थीटा 1 है, तो उसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, सीकेंड माइनस टैन इंटू सीकेंड प्लस टैन। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 3/2 है तो उधर जाके ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं।
तो इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सीकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 9 + 4 13/6। तो हमारे पास सीकेंड थीटा जो आएगा बेटा वो आ जाएगा 13/12। समझ आ गया। तो ये तो हो गया सीकेंड थीटा। यहाँ से हम टैन थीटा भी निकाल सकते हैं। अब टैन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 3/2 माइनस सीकेंड थीटा। तो 3/2 माइनस सीकेंड थीटा इज 13/12। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18 माइनस 13/12। तो टैन थीटा कितना आ जाएगा हमारे पास 5/12। ठीक है, तो टैन थीटा हमारे पास हो गया 5/12। ठीक है, तो सीकेंड थीटा भी आ गया और टैन थीटा भी आ गया। ठीक है, तो सीकेंड थीटा से आप कॉस थीटा निकाल सकते हैं। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 12/13 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें और क्या क्या निकालना था, सारी टी रेशियोज निकाल सकते हो। सीकेंड निकल गया, टैन निकल गया, अब साइन और निकालना है। तो मैं इस टैन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो साइन थीटा हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 5/12 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इज 12/13, तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी विच इज़ 5/13। समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे सीकेंड और टैन में अगर इक्वेशंस दी हुई हैं तो हम कोशिश करें कि सीकेंड और टैन वाली ही आइडेंटिटी लगाएं। स्टिल अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है फिर आप साइन कॉस में जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सीकेंड प्लस टैन की वैल्यू दी हुई थी, सीकेंड्स के थीटा माइनस टैन्स के थीटा 1 लिखा, वहाँ से सीकेंड माइनस टैन आ गया, ऐड करके सीकेंड थीटा आ गया, सब्ट्रैक्ट करके टैन थीटा आ गया, फिर बाकी टी रेशियोज भी निकाल लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इफ कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज m, secant थीटा माइनस कॉस थीटा इज n, वी हैव टू एलिमिनेट थीटा एंड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन m एंड n। तो इस प्रॉब्लम में थीटा को एलिमिनेट करके, आइडेंटिटीज को यूज करके थीटा को एलिमिनेट करना है और m और n में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो कोसेकेंड थीटा माइनस साइन थीटा अगर m है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इज इक्वल टू m। तो एक रिलेशन तो मेरे पास यहाँ से ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट रिलेशन को देखते हैं। उसमें हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू n। ठीक है, तो ये दो रिलेशन आ गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें थीटा को एलिमिनेट करना है, तो किसी तरीके से साइन और कॉस की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला रिलेशन है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा मेरा किसके बराबर आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय m के बराबर आ रहा है, और इसको मैं नेक्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ जो सेकेंड इक्वेशन है। तो मेरे पास आ जाएगा 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो बन जाएगा cos 4 थीटा बाय m स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर n। अब इस रिलेशन को मैं मान लेता हूँ रिलेशन ए। ठीक है, अब cos क्यूब थीटा आ गया हमारे पास। ऐसे अब हम क्या करते हैं, साइन, जैसे हमने साइन को एलिमिनेट किया था, अब cos को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारे पास इस रिलेशन से cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय n। इसको पहले वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है ना, तो cos थीटा की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो अगर मैं cos थीटा की वैल्यू डालता हूँ तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इस टर्म को cos थीटा, ये वाली जो टर्म है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय sin थीटा दिस इज इक्वल टू m। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आ जाएगा sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू mn स्क्वायर। अब ये मेरा b हो गया। ठीक है, अब आपको थीटा एलिमिनेट करना है, तो cos थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा इज बेसिकली m स्क्वायर n रेज टू द पावर 1/3। ठीक है, एंड sin थीटा इज mn स्क्वायर रेज टू द पावर 1/3। समझ आ गया होगा। अब आप जानते हैं थीटा कैसे एलिमिनेट होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, m स्क्वायर n रेज टू द पावर 2/3 प्लस mn स्क्वायर रेज टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। क्योंकि cos थीटा में है m स्क्वायर n की पावर 1/3, तो उसका होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास फाइनली ये टर्म बन जाएगी
m रेश टू द पावर 4/3 n रेश टू द पावर 2/3 प्लस m रेश टू द पावर 2/3 n रेश टू द पावर 4/3 इज इक्वल टू 1। और सिंप्लीफाई भी इसको किया जा सकता है कॉमन वगैरह निकाल के, हम बस यहीं पे लीव कर देते हैं क्योंकि हमने थीटा को एलिमिनेट करना था और वो हमने अचीव कर लिया है। तो ये इसका रिजल्ट होगा जो हमें रिलेशन निकालना था m और n के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। अब इसमें दो वेरिएबल हैं थीटा एंड फाई और ए बी एम और एन कॉन्स्टेंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, एलिमिनेट थीटा एंड फाई। तो इसमें ए बी एम और एन में एक रिलेशन आएगा अगर हम थीटा और फाई को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो ये वाली इक्वेशन साइन कॉस में है, ये वाली इक्वेशन भी साइन फाई और कॉस फाई में है, ये इक्वेशन टैन थीटा टैन फाई में है और टैन थीटा टैन फाई का रिजल्ट सबसे सिंपल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पहली इक्वेशन को टैन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, वहाँ से टैन थीटा निकालने की कोशिश करता हूँ बेसिकली। तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो अब इसको मैंने ऐसे लिखा, ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी इज इक्वल टू एम सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये समझ आ गया होगा। क्या किया, इस इक्वेशन को मैंने डिवाइड बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, अब ये रिलेशन आ गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस बी इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा m प्लस एम टैन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारा क्या रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, a माइनस एम टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m माइनस बी। तो हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई m माइनस बी अपॉन a माइनस m। ठीक है, तो ये हमारी टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। इसको हम फर्स्ट रिलेशन मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप पहली इक्वेशन को देखोगे और दूसरी इक्वेशन को देखोगे तो इसमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ए की जगह बी आ गया, ठीक है, और बी की जगह ए आ गया, एम की जगह एन आ गया, थीटा की जगह फाई आ गया। तो सेम वही मैं करूँगा, कॉस स्क्वायर फाई से डिवाइड करके अगर मैं रिलेशन निकालने पे जाऊँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टैन स्क्वायर फाई। आप करके देख सकते हैं, मैं तो सिमेट्री से मेरे को ये पता चल गया दोनों इक्वेशन सिमेट्रिक हैं, ए की जगह बी आ रहा है, बी की जगह ए आ रहा है, थीटा की जगह फाई आ रहा है, तो वो लिख देंगे। एम की जगह एन आ रहा था, एन माइनस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी माइनस एन। समझ आ गया। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सिमेट्री बहुत यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन हो गया। अब थर्ड रिलेशन हमारे पास है कि टैन थीटा डिवाइडेड बाय टैन फाई जो है, ये गिवन है हमारे को, ये ऑलरेडी गिवन है, टैन थीटा बाय टैन फाई इज बी बाय ए। तो ये हमारा थर्ड रिलेशन हो गया, बी बाय ए। समझ आ गया। अब इन तीनों रिलेशन को फर्स्ट सेकंड थर्ड से हम टैन थीटा और टैन फाई का होल स्क्वायर निकाल के और एलिमिनेट कर सकते हैं थीटा और फाई को। तो अब वही करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं स्केयरिंग बोथ साइड्स करता हूँ इस साइड में, तो हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी, m माइनस बी अपॉन a माइनस एम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टैन स्क्वायर फाई है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ये टर्म न्यूमरेटर में चली जाएगी b माइनस एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। तो हमारे पास ये टर्म्स आ गई। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या लिखें इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, तो ये टर्म आ जाएगी ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ एम बी, ये इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एम बी माइनस एम एन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एन। ठीक है, इस तरफ राइट हैंड साइड में आ जाएगा बी स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए इंटू एन आ जाएगा ए एन माइनस ए स्क्वायर माइनस एम एन प्लस ए एम। ठीक है, और मल्टीप्लाई करो, देखो क्या अचीव हो रहा है, ए स्क्वायर एम बी माइनस ए स्क्वायर एम एन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी एन। ठीक है, इस तरफ आ जाएगा ए बी स्क्वायर एन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम एन प्लस ए बी स्क्वायर एम। ठीक है, तो अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये टर्म तो हमने कैंसिल कर दी। अब लाइक टर्म्स एक तरफ करते हैं। तो एक तो हमारे पास टर्म आ रही है ए स्क्वायर एम बी, ए एम बी वाली और टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म है, तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी एन वाली ये टर्म है और इसमें भी ए बी एन है, ए बी स्क्वायर एन है, तो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर एम बी माइनस ए बी स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर बी एन माइनस ए बी स्क्वायर एन, और ए स्क्वायर वाली ये वाली जो टर्म है इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये टर्म बन जाएगी ए स्क्वायर एम एन माइनस बी स्क्वायर एम एन। ठीक है,
सिंप्लीफाई हो जाएगी ये टर्म ना। तो अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए बी एम कॉमन आ गया, क्या बच गया हमारे पास a माइनस बी। नेक्स्ट टर्म में से ए बी एन कॉमन आ गया, क्या बच गया a माइनस बी। यहाँ से क्या आ गया एम एन कॉमन आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि a और b तो बराबर नहीं होंगे, बिकॉज a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो a माइनस बी कॉमन फैक्टर हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि a और b बराबर हो जाएंगे तो tan थीटा और tan फाइव बराबर हो जाएंगे, फिर थीटा फाइव बराबर हो जाएंगे, तो सेंस नहीं बनेगा इस क्वेश्चन का। तो अब मेरे पास बच गया ए बी टाइम्स ऑफ m प्लस एन, यहाँ पे बच गया एम एन टाइम्स ऑफ a प्लस बी। अब लाइक टर्म्स और इधर उधर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा m प्लस एन डिवाइडेड बाई एम एन इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, जिसको एक स्टेप फर्दर सॉल्व करके आप लिख सकते हो 1 बाई एम प्लस 1 बाई एन इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। तो एलिमिनेट करके थीटा और फाई को ये बहुत अच्छा सा रिलेशन आ गया। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है कि हम ज्योमेट्रिक के भी बहुत सारे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो एक ऐसा ही प्रॉब्लम देख रहे हैं, अ सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेते हैं वो ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, तो एक सर्कल है ये जो मैरून कलर में डॉटेड लाइन से बना रखा है, इसका सर्कमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 24 पाई। तो इसकी हेल्प से हमें क्या मिल जाएगा, इसका रेडियस मिल जाएगा। तो वो लिख लेते हैं पहले तो 2 पाई कैपिटल आर इज इक्वल टू 24 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पता होगा आपको। तो आर हमारे पास आ जाएगा 12 यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट्स होंगे इसके, तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 12 यूनिट्स, जो कि बड़े सर्कल का रेडियस हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। अब ये जो रेड सर्कल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड करने का मतलब है उसके इनसाइड साइड्स को टच कर रहा होगा। ठीक है, तो उसके रेडियस को हमें, उसके एरिया को हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराओगे तो ये स्मॉल रेडियस आर है, हमें इसको निकालना है। ठीक है, आप ये ऑलरेडी जानते हो कि इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूँगा ओ को बी से, तो ये हमारा कैपिटल रेडियस आर हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिराऊंगा, ये भी जो डिस्टेंस आएगा ये स्मॉल आर ही आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ई मान लेते हैं, कि ट्राइंगल ओ बी डी और ट्राइंगल ओ बी ई आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, दोनों की दो साइड रेडियस है और हाइपोटेन्यूज कॉमन है। तो आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसका मतलब अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल भी 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ए बी सी कितना है, 60 डिग्री है। तो एंगल ए बी सी अगर 60 डिग्री के बराबर है तो एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम स्मॉल आर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो इस ट्राइंगल को मैं आउटसाइड बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरली डायग्राम समझ आए। तो ओ बी डी बना लिया, ये वाला एंगल जो आएगा ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि 60 का हाफ है ये। ठीक है, ये कैपिटल आर कितना हो गया 12, और ये हमें स्मॉल आर निकालना है। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प कैसे आएगी, साइन 30 आप जानते हैं किसके बराबर होगा, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। ठीक है, और साइन 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, किसके बराबर होती है, हाफ। ठीक है, तो स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा, 6 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। अब हमें एरिया ऑफ दिस सर्कल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसको इन सर्कल भी बोला जाता है, वो किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 36 पाई स्क्वायर यूनिट्स हमारा आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। समझ आ गया होगा, बड़ा इजी सा प्रॉब्लम था। ठीक है, एक और ज्योमेट्री का प्रॉब्लम देखते हैं। लेट पी क्यू एंड आर एस बी टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायमीटर पी आर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो पी आर हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, उसका डायमीटर है। तो मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है और ये इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया। ठीक है, तो पी आर इज दी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट। तो पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज। तो आप जानते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। तो पी क्यू एक टेंजेंट है, आर एस एक टेंजेंट है। ठीक है, एंड पी एस एंड आर क्यू। अब पी एस को मैंने ज्वाइन किया डॉटेड लाइन से और आर क्यू को डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया। दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट कैपिटल एक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ पी क्यू इंटू आर एस डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये जेई मेंस में आ रखा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जेई मेंस का प्रॉब्लम है, देखते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो आप ये जानते होंगे क्योंकि पी आर एक डायमीटर है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि एंगल इन दी सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, डायमीटर उसमें सेमी सर्कल पे एंगल सबटेंड कर रहा है।
तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये एंगल मैं थीटा मानता हूँ, एंगल एक्स पी आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल समझ पा रहे हो सब लोग कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल एक्स पी आर में एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 सम होगा, तो एक 90 एक थीटा हो गया, तो थर्ड कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फिर मैंने अब क्या किया, इधर ही मैं साइड में लिख देता हूँ। तो अगर हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, से ट्राइंगल एस पी आर, अब मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया एस पी आर, इसमें जो tan थीटा है, देखो हमें ना क्या चाहिए, आर एस और पी क्यू चाहिए, तो आर एस और पी क्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो tan थीटा आप लिख सकते हो, tan थीटा इज इक्विवेलेंट टू आर एस परपेंडिकुलर बाय बेस, वो किसके बराबर हो जाएगा? 2r। 2r क्यों लिखा है? क्योंकि डायमीटर पी आर किसके बराबर है? 2r के बराबर है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, ट्राइंगल एस पी आर हम ले चुके हैं, ट्राइंगल क्यू आर पी में tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि अब हमें ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है 90 माइनस थीटा है, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? इसका परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू, तो वो भी हमें चाहिए, तो पी क्यू डिवाइडेड बाय 2r, ये टर्म आ गई। अब tan ऑफ 90 माइनस थीटा आप लोग जानते होंगे किसके बराबर होता है? cot थीटा, तो cot थीटा आ गया पी क्यू डिवाइडेड बाय 2r। अब थीटा एलिमिनेट करना है, क्योंकि हमें आर एस इंटू पी क्यू वाली टर्म चाहिए, तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास? tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू पी क्यू बाय 2r इंटू आर एस बाय 2r। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज 1, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू इंटू आर एस आ जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अंडर रूट ऑफ पी क्यू इंटू आर एस, तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो 2 स्मॉल आर, बिकॉज सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, लेंथ है क्योंकि, तो ये आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ पी क्यू इंटू आर एस बाय स्मॉल आर, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स कराने की कोशिश करी है, जिससे आपको 10th का थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। बाकी आने वाले टाइम में हम उससे और अच्छी चीज़ें जो हमें 11th में पढ़नी है, ट्रिग्नोमेट्री को, एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं उनको फंक्शन बना के पढ़ना है, उनके ग्राफ्स पढ़ने हैं, वो आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।